अस्सलाम वालेकुम। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, स्टिल हम इसी टॉपिक में हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में हम तीन चीज़ों को डील कर रहे थे। रिक्वायरमेंट की चेंजेस, और नंबर वन पे रिक्वायरमेंट की चेंजेस, फिर रिक्वायरमेंट के आपस में डिपेंडेंसी। एक रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, रिक्वायरमेंट दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर या उसकी वजह से अगर चेंज होता है तो दूसरे में प्रोपेगेट करेगा या नहीं करेगा। तो हम रिक्वायरमेंट चेंज के अंदर क्या क्या, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम रिक्वायरमेंट चेंज को मैनेज कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स के रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हैं। एक रिक्वायरमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और थर्ड चीज़ हम क्या मेंटेन कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स का रिलेशनशिप दूसरी सारी आर्टिफैक्ट्स के साथ, डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के साथ। डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट आपके डायग्राम्स होती हैं। यूज़ केस, आपने कौन सी आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया हुआ, इंटरफेस डिज़ाइन, तो किन दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे किन पे डिपेंडेंट है, और क्या रिलेशनशिप है कोडिंग मॉड्यूल्स में, क्या रिलेशनशिप है, और टेस्ट केसेस में क्या है, सो ऑन। तो आपका क्या तीन किन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आप रिक्वायरमेंट के चेंज को मैनेज कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को मैनेज कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स का दूसरी रिक्वायरमेंट्स के साथ, एक रिक्वायरमेंट का बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ, और आप तीसरी क्या चीज मैनेज कर रहे होते हो कि रिक्वायरमेंट का बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो आप आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करते हो, जैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स है, आपकी कोडिंग है, और इम्प्लीमेंटेशन आपने कर ली, उसके बाद आपने टेस्टिंग की, टेस्ट केसेस आपने बनाए, वो सारी चीजें उन पे क्या रिलेशनशिप है उनके दरमियान, ये आप मैनेज कर रहे हो। हमने देखा चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस। एक चेंज जो है, हमने इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब चेंज जो आता है तो हमने देखा कि चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है, उसमें चेंज की रिक्वेस्ट इनिशियल आती है और उसको सारा मैनेज किया जाता है, चेंज को एनालाइज किया जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चेंज मैनेजमेंट की क्या स्टेजेस थी, प्रॉब्लम एक आई है, आइडेंटिफाई हुई है, किसी भी रीजन से हुई है, डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, कोई भी रीजन मल्टीपल डिफरेंट हो सकती है। जिस भी रीजन से प्रॉब्लम आई है, उस रीजन को आपने आपने रीज़न फाइंड आउट की, और उस रीज़न को आपने एनालाइज किया, और एनालिसिस करके आपने उसको चेंज यहाँ पे कि किन दूसरी पे डिपेंडेंट है रिक्वायरमेंट्स में, वो एनालाइज में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर आपने कॉस्टिंग की कि उनके चेंज को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना टाइम और कितनी कास्ट में इंक्रीज होगा, और फिर आपने चेंज को इम्प्लीमेंट कर लिया और आपने अपनी डॉक्यूमेंट रिवाइज कर ली। देन हमने जब एनालिसिस का प्रोसेस देखा, चेंज एनालिसिस एंड कास्टिंग, जब हमने उन्हें हम देखते हैं इसे, जब चेंज रिक्वेस्ट आती है तो चेंज की वैलिडिटी देखी जाती है, वैलिड है या नहीं। अगर इनवैलिड है तो रिजेक्ट कर दिया, वैलिड है तो आपने देखना है वो किन दूसरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। फिर आपने रिक्वेस्ट की लिस्ट वो डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद आपने वो रिक्वायरमेंट जो डायरेक्टली अफेक्टेड थी, R1 R3 फॉर एग्जांपल डायरेक्टली अफेक्टेड थी, जे किन कौन सी दूसरी रिक्वायरमेंट इन पे डिपेंडेंट है, तो वो चेंज अगर होगा तो उनमें भी चेंज आएगा, प्रोपेगेट होगा। आपने यहाँ पे वो भी ऐड कर ली। फिर आपने वो चेंज की रिक्वेस्ट जो आई थी वो प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऐड करके, रिक्वायरमेंट के अंदर उनको एडिशन करके यहाँ पे सेंड कर दिया, प्रपोज कर दिया न्यू रिक्वायरमेंट चेंजेस। अब वो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, एक्सेप्ट भी हो सकती हैं। अगर वो एक्सेप्ट होती हैं तो आप उसको कास्ट एनालिसिस करते हो कि इसके अगेंस्ट कितना चेंज आएगा, कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, और टाइम में कितना चेंज आएगा, और फिर आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम ट्रेसेबिलिटी देखेंगे। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर ही ट्रेसेबिलिटी की बात करेंगे। इसके अगला जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उस पे हम थोड़ी सी कास्ट पे बात करेंगे कि कास्ट कैसे। ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेस कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स जिनकी वजह से कौन सी डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो इन रिक्वायर डायरेक्टली अफेक्टेड है और डिपेंडेंट है, ये रिक्वायर यहाँ पे हम ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हमने ये मेंटेन करनी है। फिर हम कास्ट पे उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। Traceability information is the information which helps you assess the impact of requirement change.
क्या है कि ये हेल्प करती है आपको इम्पैक्ट चेंज के फाइंड आउट करने। इट लिंक्स द रिलेटेड रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट एंड अदर सिस्टम रिप्रेजेंटेशंस। ट्रेसेबिलिटी के अंदर सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स का ही नहीं है, हम बाकी सारे आर्टिफैक्ट से भी करते हैं। जैसे मैंने बात की, आपको देखें, एक रिक्वायरमेंट है, आपको जो चेंज आया है तो वो R1, R2, R3 डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट है उस चेंज की वजह से। चेंज की जो रिक्वेस्ट आई है उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं ये। और फिर हम जो R2 है, R1 पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, R2 पे जो है वो R7 डिपेंडेंट है, और R3 जो है उस पे R11 और R13 जो है डिपेंडेंट है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये तो हमने रिक्वायरमेंट्स का फाइंड किया। अब ये एक लिस्ट बन गई है, हमने इन्हें अपडेट कर। अब ये रिक्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो चेंज होगा, डिजाइन की डायग्राम्स जितनी भी आपने बनाई है उनमें चेंजेस होगा। उसके बाद आपके जो कोडिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में कितना चेंज होगा, और आपके टेस्ट केसेस में चेंज होगा। वो सारे चेंजेस भी जो हैं वो ट्रेसेबिलिटी के अंदर आप इन सबको हैंडल कर रहे होते हो और ट्रेस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हो। ट्रेसेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की ट्रेसेबिलिटी है? बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी, बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी एंड फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। देख लेते हैं इनमें क्या होता है। बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी लिंक्स रिक्वायरमेंट टू देयर सोर्सेज इन अदर डॉक्यूमेंट्स और पीपल। बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी क्या है? लिंक्स रिक्वायरमेंट टू देयर सोर्सेज, रिक्वायरमेंट को सोर्सेज की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, कहाँ से आई है रिक्वायरमेंट। जैसे कौन सी रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट जो होगी वो होगा, और सिनेरियो होगा कहाँ से रिक्वायरमेंट है, बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी। और फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी क्या है? लिंक्स रिक्वायरमेंट टू द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपकी जो चेंज रिक्वायरमेंट से आगे डिजाइन डॉक्यूमेंट में, एक्टिविटी डायग्राम में चेंज आ रहा है, क्लास डायग्राम में चेंज आ रहा है, आर्किटेक्चर में चेंज आ रहा है, किस चीज में, डाटा फ्लो डायग्राम में चेंज आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ चेंज आ रहा है, वो सारी ये फॉरवर्ड हो गई। बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी का क्या है? लिंक्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट बैक टू द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो डिजाइन कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपने बनाई है डाटा फ्लो डायग्राम में, आपने उसको बैक की तरफ लिंक करना है, ये किस रिक्वायरमेंट से लिंक कर रही है। और फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? लिंक्स अदर डॉक्यूमेंट विच में हैव preceded the requirement document to relevant requirements। इसमें आप फॉरवर्ड करते हो, जैसे आपके पास कस्टमर की डिमांड्स थी, यूजर सिनेरियोज थे, या चेंज रिक्वेस्ट थी, तो उसको आप फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट से लिंक कर देते हो। ये 4 टाइप की ट्रेसेबिलिटी, इसको इस डायग्राम में शो किया गया है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है। अब फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी क्या होगी? बिजनेस प्लान, यहाँ पे आपके इनिशियल जो होता है फिजिबिलिटी स्टडी, आपके पास यूजर की रिक्वेस्ट, आपके पास यूजर सिनेरियो, तो ये टू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की तरफ होगी फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। और बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से प्रीवियस बिजनेस प्लान और यूजर सिनेरियोज और इसकी तरफ। और यहाँ पे फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से डिजाइन की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो भी, और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन से जो रिक्वायरमेंट की तरफ होगी वो बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी होगी। ये डायग्राम से आपको इसकी समझ आ जाएगी कि क्या चीजें हो रही। टाइप्स ऑफ ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट सोर्सेज to sources traceability, links the requirement and the people or documents which specify the requirement। traceability में हम क्या कह रहे हैं? requirement को सोर्स से लिंक करना, मतलब रिक्वायरमेंट किन लोगों की वजह से, जैसे R1, R7, हम अगर इधर LMS सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए हमने रिक्वायरमेंट लिखी है, तो रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है, कौन से क्लाइंट से आई है, यूजर से आई है, फैकल्टी से आई है, स्टूडेंट से आई हैं, या किस पर्सन से, एडमिन से आई हैं, कहाँ से रिक्वायरमेंट, तो आप उनके सोर्सेज से उन्हें लिंक कर रहे होते हो रिक्वायरमेंट को। रिक्वायरमेंट रैशनल ट्रेसेबिलिटी, रीजन व्हाई दैट रिक्वायरमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड, डिस्क्रिप्शन आप देते हो कि उसको लिंक करते हो रैशनल से, रिक्वायरमेंट को उसके रैशनल से ट्रेस लिंक करना जो है वो रिक्वायरमेंट रैशनल ट्रेसेबिलिटी के मतलब क्यों एग्जिस्ट कर रही है, आपने डिस्क्रिप्शन देनी है उसकी रीजन क्या है। रिक्वायरमेंट
टू रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, लिंक करती है एक रिक्वायरमेंट को दूसरी रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट से। अब एक तो क्या रिक्वायरमेंट को सोर्सेज से, कहाँ से आई है, किन लोगों ने रिक्वायरमेंट दी है, सोर्स से लिंक करना, रिक्वायरमेंट को रैशनल से लिंक करना, क्या रीजन है, और रिक्वायरमेंट्स को दूसरी रिक्वायरमेंट से लिंक करना, ट्रेसेबिलिटी, ये एक ट्रेसेबिलिटी है। रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर ट्रेसेबिलिटी, इसमें क्या है कि आप सिस्टम को सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो। जैसे एक मेरा मेन पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम को मैंने पूरे छोटे छोटे सब कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी है, इसमें एचआर का एक कंपोनेंट बन गया, एक आपका एग्जाम का सिस्टम बन गया, एक आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बन गया। तो आप रिक्वायरमेंट्स को लिंक कर देते हो कंपोनेंट से, सब सिस्टम के साथ लिंक कर देते हो। रिक्वायरमेंट्स टू आर्किटेक्चर ट्रेसेबिलिटी, requirements to design traceability, आप डिजाइन में different links requirement with specific hardware और software components in the system which are used to implement the requirement, ये डिजाइन के साथ traceability है। requirement to interface traceability, एक्सटर्नल इंटरफेस जो आप बनाते हो सिस्टम के, आप रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट कौन से इंटरफेस की रीजन बन रही है, तो आप ये बनाते हो। टाइप में हमने क्या क्या देखे, पहले हमने फोर वो देखी है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी होती है, टू बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी होती है, बैकवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी और बैकवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी, और दूसरी दो होती हैं फॉरवर्ड फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी और फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। इनमें डिफरेंस क्या होता है हमने इस डायग्राम में देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसेबिलिटी देखी है। एक तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको सोर्स से भी लिंक करना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें आपने अपनी एस के अंदर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन सेव करके रखनी होती है, जो कि आपको चेंज मैनेजमेंट में हेल्प करती है बाद में। requirement to sources traceability, requirements to rational traceability, requirement to requirement traceability, requirement से architecture में traceability, सब components के साथ क्या लिंक कर रही है, डिजाइन के कौन से कंपोनेंट के साथ लिंक कर रही है, इंटरफेस के साथ लिंक कर रही है। ट्रेसेबिलिटी टेबल्स, आप डिफरेंट तरह के ट्रेसेबिलिटी टेबल्स को मेंटेन कर रहे होते हो। traceability table shows the relationship between the requirement or between the requirement and design components। अब एक रिक्वायरमेंट दो तरह की मैंने आपसे कहा था कि हम सेव करते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट रिलेशनशिप, और एक रिक्वायरमेंट टू अदर आर्टिफैक्ट लाइक डिजाइन डॉक्यूमेंट, लाइक इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल्स, लाइक टेस्ट केसेस। आप इनसे जो रिलेशनशिप है वो सेव कर रहे होते हैं। तो इसको सेव हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेसेबिलिटी टेबल्स के अंदर। requirements are listed along the horizontal and vertical axis and the relationship between the requirements are marked in the table cells। कैसे बनाया जाता है कि आप एक टेबल बनाओगे, जैसे R1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे भी R1 R2 R3 R4 अप टू सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हो, और एक्स एक्सिस पे भी लिख लेते हो। फिर अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वहां पे आप कोई मार्क अपनी रिप्रेजेंटेशन जो भी आपने बनाई हुई है वो आप शो कर देते हो। आगे मैं पहले भी आपने ये ट्रेसेबिलिटी टेबल देखा होगा, आगे मैं आपको एग्जांपल इसकी देती हूँ। traceability table for showing requirements dependency should be defined with the requirements number used to label the rows and columns। जो requirement का आपस में डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट रिलेशनशिप है वो शो करने के लिए हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हम एक्स एक्सिस पे भी रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं, वाई एक्सिस पे भी रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर रोज और कॉलम बन जाते हैं। जिन दो रिक्वायरमेंट्स की आपस में डिपेंडेंसीज होती है उसको हम किसी सिंबल से शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल बना हुआ है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स टू रिक्वायरमेंट्स। एक्स एक्सिस पे हमने रिक्वायरमेंट्स लिख ली R1 से R6 तक, वाई एक्सिस पे भी हमने रिक्वायरमेंट लिख ली R1 से R6 तक। अब यहाँ से ये देखें R1 डिपेंड्स ऑन R3, R1 डिपेंड्स ऑन R4 और R2 डिपेंड्स ऑन R5। यहाँ से हम ऐसे रीड करेंगे R2 डिपेंड्स ऑन R6, R4 डिपेंड्स ऑन R2 और R5 डिपेंड्स ऑन R6 किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें इन टेबल से मिल जाती है। ट्रेसेबिलिटी टेबल पता चल गया क्या होता है। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी हमें सेव करना जरूरी होता है, चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, क्यों जरूरी। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट का प्रोसीजर हमने पढ़ा था। चेंज की रिक्वेस्ट आती है, फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, और रिजेक्ट अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली किन को अफेक्ट करती है, और डायरेक्टली अफेक्ट करने के बाद हम देखते हैं वो डिपेंडेंट किन पे है, और ये सारा फाइंड आउट करने के बाद हम इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट। तो यहाँ पे हमें ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अब ये सेव करना कंपल्सरी है, उसकी वजह से हमने ये ट्रेसेबिलिटी पढ़ना शुरू की। और जब ट्रेसेबिलिटी के अंदर हम क्या क्या चीजें सेव करते हैं, हमने
कहा कि डिफरेंट टाइप की ट्रेसेबिलिटी होती है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हम सेव करते हैं और ट्रेसेबिलिटी टेबल बनाए जाते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप है उसको बनाने के लिए ये ट्रेसेबिलिटी टेबल की एग्जांपल मैंने आपको दी है। इसको शो करने के लिए ट्रेसेबिलिटी टेबल की जगह पे लिस्ट, अच्छा अगर ये ट्रेसेबिलिटी टेबल जो है बहुत अभी तो 6 रिक्वायरमेंट है इसको शो करने के लिए, अगर यहाँ पे 1000 रिक्वायरमेंट हो, ये यहाँ से यहाँ तक बनता जाए आगे 1000 रिक्वायरमेंट, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। न, अ, वो इतने अंडरस्टैंड जैसे उनसे मुझे फाइंड आउट करना इन्फॉर्मेशन बहुत सी जगहों पे, जैसे R6 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये शो करना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर टेबल बनाना है तो आपने सारी रिक्वायरमेंट को शो करना है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम ट्रेसेबिलिटी लिस्ट बना सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी लिस्ट क्या होती है? If a relatively small number of requirements have to be managed up to 250, traceability table can be implemented using a separate sheet. तो अगर आप 250 तक आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो आप एक्सेल शीट में ट्रेसेबिलिटी टेबल बना सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी टेबल्स बिकम्स मोर ऑफ ए प्रॉब्लम व्हेन देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ रिक्वायरमेंट एज द टेबल बिकम लार्ज एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड। जब रिक्वायरमेंट्स अगर हम 250 तक रिक्वायरमेंट्स है तो हम कहते हैं कि हम ट्रेसेबिलिटी टेबल बना लेंगे और उसको एक्सेल शीट में मेंटेन कर देंगे। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 1000 प्लस रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, तो वो टेबल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं और बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि देखने के लिए उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेसेबिलिटी टेबल में बी यूज्ड वेयर along with each requirement description one or more lists of identifier of related requirements are maintained। तो हम इसको सिंप्लीफाई, जब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां से इंफॉर्मेशन गेट करना, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रेसेबिलिटी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट भी जो होती है वो भी टेबल की फॉर्म में ही है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक जो कॉलम है उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, दूसरे कॉलम में लिख देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट इन पे डिपेंडेंट है। हम पूरा टेबल हर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट का नहीं बनाते। Traceability list a simple list of the relationship which can be implemented as a text or a simple table। अच्छा, टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सिंपल टेबल की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, एक कॉलम के अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स लिखनी, दूसरे में हमने डिपेंड्स ऑन लिख दिया कि R1 जो है R3 R4 पे डिपेंड है, R2 जो है R5 R6 पे है, R3, ये वही टेक्स्ट वही टेबल था। अब यहाँ से अगर मैं ट्रेसेबिलिटी लिस्ट से टेबल ट्रेसेबिलिटी टेबल ड्रा करूँ तो वो सिंपली वही वाला टेबल बन जाएगा जो पहले आपके पास था। एक्स एक्सिस पे आप सारी रिक्वायरमेंट R1 R2 R3 R4 R5 R6 तक लिख लें, वाई एक्सिस पे भी लिख लें और फिर डिपेंड्स ऑन को शो कर दें। जिस R1 डिपेंड्स ऑन R3 और R4 वाले में आप एक मार्क रिप्रेजेंट कर दें तो ये वही वाला टेबल बन जाएगा जो यहाँ पे शो हुआ था। ये देखें, इसी को अगर लिस्ट की फॉर्म में लिखें तो ये डाटा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। जब रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हम थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं उसे। ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज Traceability policy define what and how traceability information should be maintained. May include traceability information which should be maintained, techniques such as traceability matrix which should be used for maintaining traceability, description of when the traceability information should be collected during the requirement engineering and system, the roles of people such as traceability manager who are responsible for maintaining the traceability information, a description of how to handle the document policy exception, the process of managing traceability information। traceability policy क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे आप अगर एक सिस्टमेटिक वे में, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने को बनाने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। फिर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी तो हम कहते हैं सिस्टमेटिक वे से रिक्वायरमेंट गैदर की जाएंगी तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए। जब सिस्टमेटिक वे किया है कि हम एक सारा काम प्री डिफाइंड डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो अब अगर हमारी ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को, अब हमें चाहिए ये इंफॉर्मेशन, जब चेंज आएगा तो चेंज को मैनेज करने के लिए हमें ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये सेव करनी है तो सेव करने का एक प्रॉपर डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पीपल होने चाहिए, वो पॉलिसीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन होनी चाहिए, उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर कोई ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, किस तरह के टेबल्स बनाने हैं, उन टेबल्स को कहाँ पे मेंटेन करना है, डेटाबेस बनानी है आपने, एक्सेल शीट्स बनानी है, और उन चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये पॉलिसीज डिफाइंड होनी चाहिए।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज। नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली जब रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा बन जाती हैं तो ट्रेसेबिलिटी प्रोसीजर ज़्यादा फॉर्म। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हैं, जैसे आपके 50 100 ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पे हमें ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी कोई फॉर्मल ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है कि हम ट्रेस खुद से ही कर लेते हैं। हमें जैसे अगर आपके पास 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर कोई चेंज आता है तो मुझे खुद से ही पता चल जाएगा, अच्छा इस चेंज के आने की वजह से वो आप अपने माइंड में ही कर लेते हो कि ये चेंज आने से ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए कहा जा रहा है जो बहुत लेंथी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, लॉन्ग होता है। जब रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट, तो वहां पे कोई फॉर्मल पॉलिसीज की जरूरत नहीं होती। जब जो प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्ग टाइम, जैसे कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो 5 ईयर का प्रोजेक्ट है, 10 साल का एक प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आपको जरूरत होती है कंप्रिहेंसिव ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज की जरूरत होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी, और इसके अलावा कौन से फैक्टर, एक फैक्टर है कि आपके आगे, जैसे सीएमएमआई के मैंने आपको पढ़ाया था, सीएमएमआई एक ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, उसकी मैच्योरिटी कहाँ से चेक की जाती है कि वो सीएमएमआई के किस लेवल पे है। तो सीएमएमआई के अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है। अगर वो मैच्योर है तो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम कर रही हो, जिसमें उसके प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं। जब प्रोसेसेस डिफाइंड होंगे तो वो उसके ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज जो होंगी वो डिटेल्ड में डिफाइंड होंगे, वो उसको फॉलो कर रहे होंगे। डिटेल्ड ट्रेसेबिलिटी, जब ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होती है तो डिटेल्ड ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव ए हायर लेवल ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी। कॉस्ट इफेक्टिव, जब एक दफा करना होता है तो वो मुश्किल होता है काम, लेकिन जब उसका कॉस्ट इफेक्टिव लेटर लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट होता है। Project team size and composition. With a small team, it may be possible to access the impact of proposed information without structured traceability information. With larger team, जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है तो हमें फॉर्मल ट्रेसेबिलिटी पॉलिसीज की जरूरत होती है। अगर सिस्टम क्रिटिकल है, जैसे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम की हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करने देखी थी, तो अगर क्रिटिकल सिस्टम है तो क्रिटिकल सिस्टम के अंदर आपको ज़्यादा ज़रूरी होती है एक फॉर्मल प्रोसीजर की, जिसमें आप ट्रेसेबिलिटी को अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि उसमें छोटी सी भी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक कस्टमर, सम कस्टमर में स्पेसिफाई दैट द स्पेसिफिक ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी डिलीवर एज पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, कुछ दफा क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं कि उनको ट्रेसेबिलिटी टेबल्स की जरूरत है। क्यों? अब समटाइम्स आप खुद से भी मैनेज कर रहे होते हो, समटाइम्स आप चीज़ों को खुद भी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की जरूरत है। जैसे आपने अपने पर्सन के लिए, समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट जो होता है आपका कहता है, आपसे फॉर एग्जांपल उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया मेंटेनेंस का। अगर कोई भी मसला आता है तो वो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट उसने आपसे साइन नहीं किया हुआ सॉफ्टवेयर का, वो इन हाउस मेंटेनेंस करना चाहते हैं, अपनी तरफ ही करना चाहते हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे कि मेंटेनेंस के लिए आपको से स्पेसिफिक वो करते हैं, आपसे ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स वो डिमांड करते हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन में हमें ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी देंगे, ताकि बाद में कोई भी चेंज आता है, कुछ मसला होता है, तो वो खुद से हैंडल कर सकते हो। इस रीजन की वजह से नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा कॉस्ट का टॉपिक रह गया है कि कॉस्ट को रफली कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, उसको देखेंगे। अभी इसमें ये आपका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर मेन पॉइंट से, रिक्वायरमेंट चेंज इज इनएविटेबल, कस्टमर डेवलप a better understanding of their real needs as a potential or political, organizational and technical environment in which a system is। रिक्वायरमेंट चेंज आना ही आना है। मैनेजमेंट के हम की पॉइंट मैंने, रिक्वायरमेंट चेंज इनएविटेबल है कि हर सूरत में आना है। तो कस्ट क्योंकि क्यों आता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, किसी भी रीजन से आ सकता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट स्टेबल भी होती हैं, वोलेटाइल भी होती हैं। स्टेबल वो होती हैं जो कि आपके सिस्टम से मेनली लिंक है, जैसे आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। वोलेटाइल होती हैं जो चेंजेस होती जाती हैं। टाइप्स ऑफ वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स के अंदर इमरजेंट रिक्वायरमेंट कुछ टाइप्स होती हैं, कॉन्सिक्वेंशियल रिक्वायरमेंट्स, कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपने देखी। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट ईच रिक्वायरमेंट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आप लोग निगलेक्ट कर जाते हो रिक्वायरमेंट
यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से, क्योंकि हमें ट्रेस करना होता है। इफ द रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैव टू मैनेज, द रिक्वायरमेंट शुड बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अगर स्मॉल हैं तो हम उसे वर्ड में कर देते हैं, अगर लार्ज हैं तो डेटाबेस में सेव करना चाहिए। दोनों के प्रोज और कॉन्स होते हैं। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसीज शुड डिफाइन होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज कैसे होना है, किस प्रोसेस के थ्रू होना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड ने मैनेज करना है। ऑटोमेटेड सपोर्ट भी यूज की जा सकती है डिफरेंट टूल्स की। ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन रिगार्ड द डिपेंडेंसी बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड सोर्स ऑफ दोज रिक्वायरमेंट। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स टेबल्स इंफॉर्मेशन सेव की जाती हैं। वो रिकॉर्ड क्या करते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट्स का सोर्सेज के साथ डिपेंडेंसीज, कहाँ से आई रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स की आपस में डिपेंडेंसी, रिक्वायरमेंट की दूसरे आर्टिफैक्ट्स के साथ, डिजाइन के साथ, इंप्लीमेंटेशन के साथ डिपेंडेंसी। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में बी यूज टू रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन। टेबल्स यूज किए जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। collecting and maintaining traceability information is expensive. To help control these costs, organizations should define a set of traceability policies which set out what information is to be collected and how it is maintained. मुश्किल होती है। ये सारे की पॉइंट्स हैं कि हमें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट चेंज तो हर सूरत में आना है। रिक्वायरमेंट चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, डिफरेंट रीजन से हो सकता है। कुछ रिक्वायरमेंट स्टेबल होती हैं, कुछ वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल में चेंज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिक्वायरमेंट को मैनेज करने की जरूरत होती है। रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है तो हमें डाटाबेस में सेव करनी चाहिए। चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए, चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, चेंज को मैनेज करने का प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। और चेंज ऑटोमेटेड टूल की सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जब आपने चेंज को मैनेजमेंट प्रोसीजर में, और ट्रेसेबिलिटी के अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स का आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, रिक्वायरमेंट की डिफरेंट दूसरे आर्टिफैक्ट्स पे डिपेंडेंसी मैनेज करनी होती है। और ये सारी मेंटेन करने के लिए आपको ट्रेसेबिलिटी की कुछ पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है और आपको उसको सेव करना होता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में कि आप कॉस्ट के लिए क्या कर सकते हो।